हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो इस वीडियो में हम आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक दैट इज क्रिप्टो करेंसी, उसके बेसिक्स और इश्यूज इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपकी क्रिप्टो करेंसी की एवोल्यूशन देखेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे क्रिप्टो करेंसी पे, देन क्रिप्टो करेंसी होता क्या है दैट वी विल अंडरस्टैंड, इसके फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस, चैलेंजेस और करंट रेगुलेशन के एफर्ट्स जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए, दैट वी विल डिस्कस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन नाउ। सबसे पहले तो देखिए हम यही देख लेते हैं कि आपके क्रिप्टो करेंसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ। देखिए बेसिकली करेंसी क्या होता है? करेंसी है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको कुछ सामान चाहिए, गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, जैसे कि डॉक्टर की हेल्प या टीचर की हेल्प एट्सेट्रा, वो सर्विसेज होती हैं। तो उसके लिए आपको एक पेमेंट सिस्टम चाहिए, राइट, कि आप उनकी गुड्स और सर्विसेज के लिए उन्हें एडिक्वेटली जो है पे कर सकें। तो देखिए शुरू में ऐसा सिस्टम बार्टर सिस्टम होता था इस पेमेंट के लिए, इस एक्सचेंज के लिए, इस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि दो इंडिविजुअल्स हैं, इनको जो भी गुड्स चाहिए, अगर इसके पास फ्रूट्स हैं, इनको फ्रूट्स चाहिए, इसके पास चिकन है, इसको चिकन चाहिए, तो दे कैन जस्ट एक्सचेंज दीज गुड्स। ठीक है, कोई पेपर करेंसी नहीं थी, डिजिटल करेंसी नहीं थी, किसी फॉर्म का करेंसी नहीं था, सीधा गुड्स एक्सचेंज होते थे। दैट वाज द बार्टर सिस्टम। ये हमारे एंशिएंट टाइम में चलता रहता था। फिर पेपर करेंसी का इन्वेंशन हुआ। अब देखिए कि तब हम नोट्स और पेपर नोट्स यूज करके गुड्स और सर्विसेज खरीदने लगे। अब हमें ये जरूरत नहीं है, यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों को जरूरत होनी चाहिए एक दूसरे की सामान की, तभी वो एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज। बट यहाँ पे एक आदमी बेचने वाला होगा, जिनको भी उसकी सर्विसेज या गुड्स चाहिए वो उससे खरीद सकते हैं। डज नॉट मैटर कि उनके पास एक्सचेंज में देने के लिए कुछ है या नहीं। तो पेपर करेंसी ने काम बहुत आसान कर दिया था बार्टर सिस्टम से आगे बढ़ के। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट स्टेप था डिजिटल करेंसी। अब देखिए ऑनलाइन आप जितनी भी पेमेंट्स करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कैश जो अवेलेबल होता है या पेमेंट सिस्टम्स अवेलेबल हैं, वो सब डिजिटल करेंसी का पार्ट है। डिजिटली मतलब ऑनलाइन, इंटरनेट या साइबर मीन्स के थ्रू जो आप करेंसी या पेमेंट्स वगैरह करते हैं उसे डिजिटल करेंसी कहा जाता है। अब आ गई है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, ये भी एक फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी ही है। ठीक है, ये डिफरेंस दोनों में बहुत है, बट एक सबसेट है डिजिटल करेंसी के बीच में। एक नई करेंसी दैट इज क्रिप्टो करेंसी हमारी अब इवॉल्व हुई है। इसे हम बेसिकली ये बिटकॉइंस के नाम से बहुत फेमस जानते हैं। इसमें और डिटेल्स हम आगे करेंगे, बट दिस इज द बेसिक एवोल्यूशन ऑफ द करेंसी सिस्टम दैट वी हैव सीन ओवर द इयर्स, राइट। अब देखिए इसका क्रिप्टो करेंसी वाले टॉपिक का रेलेवेंस क्या है। बहुत रेलेवेंस है, प्रीलिम्स में, मेंस में, हर पेपर में। आप देखिए ये सैंपल मैंने प्रेजेंट किया है ऑलरेडी। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ चुका है जिसमें क्रिप्टो करेंसी का भी रेफरेंस है। तो इसीलिए प्रीलिम्स में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं क्रिप्टो करेंसी पे, इसकी रेगुलेशन पे, इसकी टेक्नोलॉजी पे, क्रिप्टोग्राफी पे। ठीक है, वो सब आपको फिर इसमें कवर करना है। उसके बाद मेंस में ये देखिए 2022 के मेंस में ऑलरेडी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का है। कैनॉट यू काइंड ऑफ इमेजिन, वैसा वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आया है। तो व्हाट इज बेसिकली क्रिप्टो करेंसी, इसका इफेक्ट ऑन सोसाइटी, यू सी। हम इसको बेसिकली इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से देखते हैं, बट इन्होंने सोसाइटी पे इम्पैक्ट पूछा है, ग्लोबल और इंडियन, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो मतलब GS1 में पूछ सकते हैं, GS2 में भी अब पूछा जा सकता है। देखिए इसकी वजह से जियो पॉलिटिक्स में बहुत चेंज आ रहे हैं। अगर आप समझते हैं जियो पॉलिटिक्स क्या है, फेसबुक की लिब्रा, चाइना ने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है, उसके रिस्पॉन्स में वेस्ट सोच रहा है कि उनको क्या करना चाहिए टू रेगुलेट चाइनाज एक्सपेंशन वगैरह। तो इसमें बहुत सारे इम्पैक्ट जियो पॉलिटिक्स पे भी है, तो उस पर भी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है अगर सोसाइटी पे क्वेश्चन आ गया है, राइट। फिर उसके बाद GS3 में तो ऑब्वियसली ये एक पेमेंट सिस्टम है, तो इकोनॉमी के पार्ट में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट में भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया इसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज जो कि है क्रिप्टोग्राफी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है। तो देयर ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट।
एंड फाइनली GS4 में भी इसके एथिकल इम्प्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल डिवाइड्स क्रिएट करता है, इलिसिट एक्टिविटीज बूस्ट करता है, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कैसे करता है। तो उस सब पे भी एथिक्स में केस स्टडीज आ सकती हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की वजह से कौन से एथिकल इश्यूज रेज हो रहे हैं, राइट। इन दैट वे दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज स्टे ट्यून्ड, आपको सब चीज़ों के इसके आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले देखिए, मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ आपके यूपीएससी के रेलिवेंट टॉपिक्स के लिए। सो डू गो देयर एंड चेक आउट माय प्लेलिस्ट, यूपीएससी स्ट्रैटेजी, राइटिंग प्लेलिस्ट, सिलेबस प्लेलिस्ट, वहाँ आप चेक कीजिए। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, राइट। सो नाउ वी विल सी कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक्स डिस्कस करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इट्स अ डिजिटल करेंसी, ठीक है, डिजिटल करेंसी है, राइट। उसके बाद वर्चुअल करेंसी भी वही होता है कि एक्चुअल आपके पास पेपर फॉर्म में कुछ नहीं है या एसेट फॉर्म में कुछ नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक वे में ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। सो आप इसे डिजिटल या वर्चुअल करेंसी कह सकते हैं, विच इज सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो इसकी सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टोग्राफी यूज होती है। क्रिप्टोग्राफी अगर आपने कभी पढ़ा हो तो बेसिकली यही होता है कि एक मैसेज दूसरे एक सेंडर है, एक रिसीवर है, दिस इज अ मैसेज पैकेट। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए मैसेज की, इसको क्रिप्टोग्राफी या इंक्रिप्शन मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली इस प्रोसेस, इंस्क्रिप्शन के प्रोसेस को, ताकि सेफली सिक्योरली एक इंसान से दूसरे इंसान तक मैसेज पहुंचाया जा सके, उसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं बेसिकली। तो वही क्रिप्टोग्राफी का मेथड इन क्रिप्टो करेंसीज में यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये डिजिटल करेंसी का पार्ट है, क्योंकि डिजिटल करेंसी में क्रिप्टोग्राफी नहीं यूज होती है, क्रिप्टो करेंसी में ही सिक्योरिटी के पर्पस के लिए क्रिप्टोग्राफी यूज की जाती है, ठीक है। सो दैट इज द वन डिफरेंस। और दूसरा है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करती है अपनी क्रिएशन के लिए, ओके। अब ब्लॉकचेन क्या होती है? हर टाइम अगर आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक ब्लॉक ऑफ डाटा बन जाता है, यहाँ पे टाइम स्टैम्प स्टोर हो जाएगा, आपका कोई भी रेफरेंस आईडी है वो स्टोर हो जाएगा, और जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होगी। अब जब नेक्स्ट ब्लॉक आएगा तो यहाँ पे फिर अगेन ऐसे लिंकेज हो जाएगी, यहाँ डाटा स्टोर हो जाएगा, आईडी, टाइम स्टैम्प स्टोर हो जाएगा। जब नेटवर्क पूरा ऑथेंटिकेट कर देता है तब ये डाटा ब्लॉक बन जाएगा और यहाँ चेन में अटैच हो जाएगा। सो इसी प्रोसेस में ऐसे ब्लॉक्स बनते जाते हैं, अप्रूव होते जाते हैं, और चेन जो है आगे बढ़ती रहती है। तो इस तरीके से आपका पूरा क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्क भी बेसिकली चल रहा है, राइट। अब सेकंड मेजर फीचर है कि ये पीयर टू पीयर करेंसी है। देखिए, यहाँ पे कोई सेंट्रल बैंक या आरबीआई नहीं होता। अभी तो आरबीआई हमें पूरी हमारी इंडिया में पैसा जो है रेगुलेट करता है, पैसा जो है लिक्विडेट करता है। बट क्रिप्टो करेंसी आप खुद माइन करते हो, आप खुद बनाते हो। यहाँ पे कोई बैंक नहीं होगा जो ये करेंसी इशू करेगा, खुद माइनिंग प्रोसेस जो होता है उससे ये करेंसी क्रिएट होती है। तो ये पीयर टू पीयर, पीयर मींस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल करेंसी क्रिएशन प्रोसेस है। यहाँ पे सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं होता है, राइट। उसके बाद बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी जो आई थी, बट अब वर्ल्ड में देखिए बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी। आपने रिसेंटली डोगी कॉइन पे इतना बवाल सुना था, जो भी था, दैट वाज आल्सो अ क्रिप्टो करेंसी। लिब्रा जो फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है, दैट इज आल्सो अ क्रिप्टो करेंसी। तो ऐसे वेरियस क्रिप्टो करेंसीज आज मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अब देखिए, कुछ और फीचर्स डिटेल्ड में डिस्कस कर लेते हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, जैसे मैंने आपको बताया, देयर इज नो सेंट्रल बैंक हेयर। कोई भी सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई होता है या यूएसए में फेड होता है, ऐसा कोई भी बैंक नहीं है, सेंट्रल बैंक नहीं है जो इस करेंसी को रेगुलेट या सर्कुलेट करता है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी वाले नेटवर्क के मेंबर्स हैं, दे देमसेल्फ क्रिएट दिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, ठीक है। ये एक टेक्निकल टर्म है। तो बेसिकली आप सिर्फ ये याद रखें कि माइनिंग के प्रोसेस से क्रिप्टो करेंसी आप क्रिएट कर सकते हैं, या आप खरीद भी सकते हैं कि आपने कुछ प्रोडक्ट बाय किया। जैसे समझ लीजिए, रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया था कि पेंटिंग जो है वो क्रिप्टो करेंसी से सोल्ड हो रही है। तो मतलब आप पेंटिंग बाय कीजिए और आप पे कीजिए बिटकॉइन में, राइट। तो उस तरीके से भी आपके पास क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी। जिस बंदे ने पेमेंट की है दूसरे पेंटर के पास, क्रिप्टो करेंसी आ गई, तो वो भी एक प्रोसेस है, दैट इज एक्सचेंज
इन कैश विद बिटकॉइन। तो इस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी के ओनर बन सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई बैंक नहीं आपको ये क्रिप्टो करेंसी देगा, आपको उसकी चेन में से ही क्रिप्टो करेंसी जो है प्राप्त होगी, राइट। उसके बाद एनोनिमिटी, देखिए जब मैंने ऐसे बताया कि ब्लॉक्स बन रहे हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर हो रही है, तो यहाँ पे कहीं भी आपका नेम नहीं मेंशन होता। जैसे कि अब देखिए जो फर्स्ट बिटकॉइन भी बनाया था उसके भी इन्वेंटर का सूडो नेम हमको पता है आज तक, कभी भी उसका रियल नेम किसी को आज तक नहीं पता है। तो इसीलिए आपका आइडेंटिटी रेफरेंस यहाँ होगा, बट आपकी एग्जैक्ट डिटेल्स, जैसे आप बैंक में जाते हैं तो अपनी पूरी डिटेल्स देते हैं, नाम, पता, फोन नंबर, घर वालों का पता एंड ऑल दैट। बट यहाँ पे आपका कुछ भी स्टोर नहीं होता, सिर्फ एक रेफरेंस आईडी स्टोर होती है आपके पास, पब्लिक की प्राइवेट की होती है, उससे आप अनलॉक कर सकते हैं और अपना देख सकते हैं। तो बहुत एनोनिमिटी मिलती है, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, फाइनेंशियल प्रिवेसी बहुत हाई होती है। कोई भी आपके बारे में आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को विदाउट योर नॉलेज नहीं जान सकता है। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। फिर उसके बाद ये बेसिक दो टेक्नोलॉजीज पे रिलाई करती है, क्रिप्टोग्राफी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज, इन पे भी कभी भी मेंस में और प्री में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि क्रिप्टोग्राफी को यूज किया जाता है सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टो करेंसी में, और ब्लॉकचेन वही होता है डिजिटल लेजर। अभी क्या होता है कि आप रजिस्टर में एंट्रीज करते रहते हैं, राम ने इतने पैसे दिए, श्याम ने इतने पैसे दिए, घनश्याम ने इतने पैसे दिए। इसमें आप डिजिटल ये ऐसे पूरी चेन क्रिएट कर रहे हैं, ये भी डिजिटल रजिस्टर की तरह हो गया, जहां पे एनोनिमिटी भी प्रोवाइड की जाती है। आपको पता नहीं चल रहा कि राम का कहाँ है ब्लॉक, श्याम का कौन सा है, उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है। तो इसी वजह से ये बहुत ही एडवांस्ड टाइप ऑफ करेंसी सिस्टम है, राइट। नाउ अब देखिए मैंने कहा कि डिजिटल करेंसी ही होती है क्रिप्टो करेंसी, एक सबसेट है डिजिटल करेंसी का। तो दोनों में ब्रॉडली फर्क क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। डिजिटल करेंसी सेंट्रलाइज्ड होती है, देखिए आपने आरबीआई वगैरह आपके रेगुलेट करते हैं, जैसे आप यूपीआई पेमेंट्स देखिए या भीम पेमेंट्स देखिए। तो इस पेमेंट सिस्टम के थ्रू जो भी आप पेमेंट्स करते हैं उसे आप डिजिटल करेंसी कह सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक जो है या आपकी गवर्नमेंट भी उसकी रेगुलेशन प्रमोशन में इन्वॉल्व है। बट क्रिप्टो करेंसी फुली डिसेंट्रलाइज्ड होता है, आप खुद क्रिएट करेंगे, खुद एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे में, इंडिविजुअल वन टू इंडिविजुअल टू। देयर इज नो बैंक हु इज सर्कुलेटिंग और रेगुलेटिंग दिस करेंसी, राइट। देयर इज नो सेंट्रल एजेंसी, राइट। उसके बाद डिजिटल करेंसी के रेगुलेशन के लिए बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर क्रिप्टो करेंसी के लिए अभी भी बहुत सारे देशों में स्पेशली इंडिया में कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। ओके देन इसमें ट्रांजैक्शंस जो हैं सीक्रेट रखी जाती हैं, आपको कुछ नहीं पता चल रहा कि बैंक किस इंसान के साथ क्या डीलिंग कर रहा है, राइट। बट यहाँ पे ट्रांजैक्शंस ओपन होती हैं, अगर एक जगह पे चेन में कहीं भी चेंज आया तो वो पूरे नेटवर्क में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। मतलब आप अगर चेन के पार्ट हैं तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है इस चेन की कि कितने ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं, एग्जैक्ट किसका ब्लॉक है वो आपको नहीं पता होगा, वो प्रिवेसी रहेगी। बट क्या चेंजेस हो रहे हैं पूरी चेन में, क्या ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं, क्या ब्लॉक्स डिलीट हो रहे हैं, वो सब ट्रांजैक्शंस जब होंगी वो आपको यहाँ पे दिखती रहेंगी। तो वहां पे ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। जैसे समझ लीजिए कोई इंसान चोरी कर ले कोई ब्लॉक, तो ठीक है, तो उस तरीके से अगर यहाँ से पैसा जा रहा है तो वो भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली जो है डिस्प्ले हो जाएगा। जबकि बैंक में कितने घोटाले डिजिटली वगैरह होते रहते हैं, नोबडी गेट्स टू नो देम, बट यहाँ ओपन ट्रांसपेरेंसी रहेगी, राइट। उसके बाद ये इनक्रिप्टेड नहीं होती डिजिटल करेंसी, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हाई क्रिप्टोग्राफी की मदद से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक टेक्निकल फीचर है जो इसमें एडिशनल टेक्निकल फीचर पाया जाता है। सो दीज आर द ब्रॉड डिफरेंसेस, इसे भी आप ध्यान रखिए, ये भी कभी भी पूछा जा सकता है, स्पेशली इंटरव्यू वगैरह में भी ये पूछ लेते हैं, मुझसे भी ये इंटरव्यू में पूछा गया था। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक।
नाउ एडवांटेजेस क्या हैं, जैसे हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत होती है, क्रिप्टोग्राफी इसके बैक एंड पे यूज़ होती है, तो सेफ्टी सबसे मैक्सिमम है इस करेंसी सिस्टम में। एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है। ट्रांसपेरेंसी, एनी चेंजेस मेड एट एनी प्लेस रिफ्लेक्टेड इन द इंटायर ब्लॉकचेन। कहीं भी ब्लॉकचेन में कोई भी चेंज किया गया, एडिशंस, डिलीशंस या एनी इन्फॉर्मेशन चेंज, वो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको सारी ब्लॉकचेन का इन्फॉर्मेशन आपके डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में स्टोर रहती है। और उसके बाद इजी क्विक ट्रांसफर, आप खुद देखिए कि जीपे आप करते हैं कितनी जल्दी ट्रांसफर ट्रांसफर हो जाती है मनी। आप किसी लंदन में बैठे आदमी को मनी भेजनी है, आप 5 सेकंड में, 5 मिनट में एक्सचेंज कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में भी, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी ही है, तो ये फीचर भी इसमें ये प्रस्तुत रहता है, राइट। नाउ देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे इश्यूज एंड चैलेंजेस है, जिन्हें समझना और गवर्नमेंट के लिए उन्हें रेगुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, सबसे पहला इशू तो है कि नो रेगुलेटर, कोई रेगुलेटर ही नहीं है, आरबीआई नहीं है। अगर आपके साथ कोई इशू हो गया, आपके साथ चोरी हो गई, आपके साथ चीटिंग हो गई, आप किसी के पास नहीं जा सकते। देर इज नो ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है। तो आम इंसान के लिए देर इज नो सेंट्रल एजेंसी जिसके पास वो अप्रोच कर सके टू कंप्लेंट, टू रजिस्टर देयर ग्रीवियंसेस। तो यहाँ पे कोई रेगुलेटर नहीं है, तो इसकी वजह से आपके मॉनेटरी सिस्टम पे भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। अभी तो आरबीआई रेगुलेट करके रखता है, किसी अब्रप्ट चेंज को होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। लिक्विडिटी मेंटेन की, सीआरआर चेंज कर दी, एसएलआर चेंज कर दी, वो सब करता है इसीलिए ताकि मॉनेटरी सिस्टम में स्टेबिलिटी रहे। बट क्रिप्टो करेंसी के आ जाने से आरबीआई के पास कोई पावर नहीं हो गई। किसी भी सेंट्रल बैंक की एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वो इस मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करने में भी असफल हो सकता है, इवेंचुअली लीडिंग टू फेलियर ऑफ मॉनेटरी सिस्टम इन अ कंट्री, राइट। सो ये सबसे बड़ा इशू है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में बहुत हाई वॉलेटिलिटी है। दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू जो है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। ये देखिए, मैंने आपको इस ग्राफ में 2021 की बिटकॉइन की मूवमेंट के बारे में बताया है। जैसे जनवरी में ये $30,000 से स्टार्ट हुआ, एंड अप्रैल की स्टार्टिंग पहुंचते पहुंचते ये 60 डबल हो गया था, $60,000 तक पहुंच गया था। बट अप्रैल खत्म होते ही इसकी वैल्यू, शुरू होने वाली वैल्यू यानी कि 30,000 के से भी नीचे पहुंच चुकी थी। एंड अगेन इट स्टार्टेड राइजिंग, फिर जुलाई में फिर 50,000 तक पहुंचा, और उसके बाद फिर से ये डिक्लाइन करने लग गया। तो आप देखिए, एक साल में ही इतनी ह्यूज डबल रेंज में इंक्रीज और डबल रेंज में फॉल हो रहा है। तो ये स्पेक्यूलेशंस बहुत होती हैं क्रिप्टो करेंसी में। हर एक इवेंट इसको बहुत इम्पैक्ट करता है। इसकी वजह से नॉर्मल लोगों के लिए इतनी वॉलेटिलिटी में रहना बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज नॉर्मल लोगों के लिए सूटेबल नहीं बन पाता है, तो दैट इज ऑल्सो अ मेजर इशू। नाउ बहुत सारी इलिसिट एक्टिविटीज भी होती है, जैसे हमने देखा कि ये बहुत एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है। हमने डिस्कस किया कि आपको कुछ नहीं पता कि ब्लॉकचेन में किसका इंफॉर्मेशन है, किसका पैसा पड़ा है, तो ये हाई लेवल ऑफ एनोनिमिटी देता है। अगर क्रिमिनल्स इस चेन में इन्वॉल्व हैं, अपनी पेमेंट्स कर रहे हैं ड्रग्स की डीलिंग के लिए, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि कौन बिटकॉइन में डीलिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, अनमैच्ड एक्सेस, इंस्टेंटली पेमेंट्स कर सकते हैं वो अपनी ड्रग डीलिंग के लिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए, सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए, हर तरीके से, ओके। और बॉर्डरलेस, कहीं से भी बैठे टेररिस्ट जो हैं या ट्रैफिकर्स जो हैं, एक जगह से दूसरी जगह मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी तो आपने अगर सिक्योरिटी में मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो अभी तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपना काला धन इलीगल एक्टिविटीज से जो उन्होंने जनरेट किया है, उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, और अगेन फिर हमारी लीगल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत उनको लेयरिंग का प्रोसेस, आपने ये पढ़े होंगे 3 स्टेप्स मनी लॉन्ड्रिंग के, वो यूज करने पड़ते हैं। पर बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं होगा। ड्रग्स खरीदिए, बिटकॉइंस में पे कीजिए, देन आप उन बिटकॉइन से कोई भी नॉर्मल चीज भी खरीद सकते हैं, जो भी आजकल अवेलेबल है। जैसे पेंटिंग्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें अब बिटकॉइन में मिलने लग गई हैं। तो उस तरीके से ये सिस्टम धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जाएगा। तो उसकी वजह से ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह भी बहुत प्रमोट होगी। इसीलिए ये बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी का चैलेंज बन जाता है, राइट। उसके बाद ये बहुत ही अच्छी
जो है ये आपको इन्वायरमेंट के सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंटल चैलेंज भी क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करती है। तो देखिए जैसे मैं माइनिंग की प्रोसेस की बात कर रही हूँ, तो माइनिंग की प्रोसेस में बहुत एनर्जी कंजम्पशन होती है। ये बेसिकली एल्गोरिदमिक सिस्टम है एक करेंसी को जनरेट करने का। तो इस पे बहुत सारी एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। जैसे यहाँ एक डाटा के अनुसार ये कहा गया है कि जितना बिटकॉइन ने आज तक एनर्जी जितना ये यूज करता है, उतना पूरा नीदरलैंड्स का देश नहीं यूज करता होगा, अर्जेंटीना पूरा उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करता होगा, या यूएई आप एग्जाम्पल ले लीजिए। मतलब बिटकॉइन को क्रिएट करने के लिए इतना पैसा इतनी एनर्जी लगती है जो इन शहरों में भी नहीं यूज होती है, पूरी देश को चलाने के लिए भी यूज नहीं हो पाती है। तो दैट इज द काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल चैलेंज जो बिटकॉइन आपके प्रोड्यूस करती है, प्रेजेंट करती है हमारे सामने। उसके बाद डिजिटल डिवाइड्स, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में इतने डिजिटल डिवाइड्स है। कुछ ही लोग हैं जो डिजिटली लिटरेट हैं, जिनके पास इंटरनेट सर्विसेज हैं। तो क्रिप्टो करेंसी तो तभी वो एक्सेस कर पाएंगे जब उनके पास इंटरनेट है, जब उनके पास इतनी नॉलेज है। हमारे जैसे एडुकेटेड पीपल ऑल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज क्रिप्टो करेंसी। हमें ही नहीं क्रिप्टो करेंसी समझ आती, तो आप उन लोगों का सोचिए जो बिल्कुल भी एडुकेटेड नहीं है। तो दैट इज अ ह्यूज डिवाइड दैट इट विल क्रिएट इन सोसाइटी। ये आप उस सोसाइटी के क्वेश्चन में हमें लिख सकते थे, ये आप उस सोसाइटी के क्वेश्चन में लिख सकते थे कि इलीगल एक्टिविटीज बढ़ाएगा। तो इस तरीके से आपको वो क्वेश्चंस जो है आंसर करने होते हैं जियो पॉलिटिक्स वगैरह पे, या एथिकल इश्यूज में भी आप ये सब इश्यूज लिख सकते हैं, राइट। नाउ रेगुलेशन के लिए क्या हो रहा है, देखिए ऑलरेडी जापान में वर्चुअल करेंसी के लिए एक लॉ बनाया गया है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दैट इंडिया और द वर्ल्ड कैन अडॉप्ट। साउथ कोरिया में भी ये कब से अटेम्प्ट किया जा रहा है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट हो उस पर टैक्स किया जाए 20 to 25%। दे हैड डिसाइडेड कि इतना टैक्स लगाया जाएगा क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन से जो भी प्रॉफिट होता है। तो इसी लाइंस पे देखिए हमारे बजट में इस साल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि जो भी प्रॉफिट्स आप जनरेट करते हैं क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में डील करने से, उन पे 30% टैक्स लगेगा फ्लैट, राइट। अब आप देखिए बिटकॉइन में आप प्रिंटिंग बेच रहे हैं तो आपको 70,000 का प्रॉफिट हुआ। जस्ट इसे बिटकॉइन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं जस्ट रुपीज में कन्वर्ट करके बता रही हूँ। तो इस पे 30% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, राइट। सो इस तरीके से गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। जैसे हम बता रहे थे कि कोई भी मिडल मैन नहीं होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक्सचेंज होते हैं, दैट आर वेरी डेंजरस। तो इस तरीके से अब गवर्नमेंट इसमें बीच में मिडल मैन की तरह आएगी और इसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है इन स्टेप्स के थ्रू। तो फर्स्ट स्टेप है टैक्सेशन ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन इन क्रिप्टो करेंसी। सेकेंड स्टेप है कि सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाएगा, डिजिटल करेंसी बनाएगा। मतलब ऑलरेडी डिजिटल करेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। अब क्या होगा कि ये क्रिप्टोग्राफी यूज करेंगे, ब्लॉकचेन यूज करेंगे और खुद की क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली ये वैसे क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का वन मेन फीचर है कि डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, पीयर टू पीयर होनी चाहिए क्रिएशन, कोई सेंट्रल बैंक बीच में नहीं हो सकता। इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो ये एक्चुअल सूडो काइंड ऑफ करेंसी, आप डिजिटल करेंसी कह सकते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी की अदर फीचर्स को यूज करेगा, दैट इज क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसीलिए इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा गया है। ये एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बस क्रिप्टो करेंसी का एज एन ऑल्टरनेटिव ये इमर्ज करेगा, ठीक है, सेम सिक्योरिटी सेम स्टोरेज सिस्टम को यूज करके, राइट। सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज अबाउट दिस वीडियो। आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।